फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और सुबह उठने के बाद मैं लग गई हूँ पढ़ाई में और अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट शुरू कर रही हूँ। तो अभी ना जब मैं 5:30 से पढ़ती हूँ तो मुझे 6:30 में किचन में जाना पड़ता है। तो 1 ही घंटा का टाइम होता है मेरे पास पढ़ने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि इस 1 घंटा को यूटिलाइज़ कर लूँ। बहुत बार क्या होता था मेरे साथ कुछ दिन पहले कि मैं जब 5:30 में उठती थी तो फिर इधर उधर टाइम वेस्ट कर देती थी, चाय वगैरह बनाती थी, थोड़ा रिलैक्स करती थी और उसके बाद 6:30 में किचन में जाती थी। बट अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इस 1 आवर को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ऐसे में ना हर एक मिनट जो है वो काउंट होता है। हर एक मिनट को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्लॉट में ना मैं पॉलिटी पढ़ रही थी और मैंने जितना भी लर्न किया था ना अपने हस्बैंड को कहा था कि आप मेरे से सुन लीजिए। कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद का दोनों सदन और बस संसद का दोनों सदन। तो जब तक मैं अपने हस्बैंड को सुना रही हूँ तब तक मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यदि कोई ऐसी बुक बताइए जिससे कि 30 दिनों में हमारा बीपीएससी टीचिंग एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आज मैं आपको यहाँ पर कुछ बुक्स रिकमेंड करने वाली हूँ। सबसे पहली बुक है किरण पब्लिकेशन की समान अध्ययन की बुक। ये बुक जो है एक गाइड की तरह है। इससे आपका थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें चैप्टर वाइज MCQs दिए हैं जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरी बुक है आपके मॉक टेस्ट की बुक जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें 5 ऑप्शंस दिए हैं हर क्वेश्चन के। साथ ही साथ इसमें OMR शीट भी अवेलेबल है जिससे कि आपका प्रैक्टिस एग्जाम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। एक और मॉक टेस्ट की बुक है जो कि लैंग्वेज पेपर पर आधारित है। अगर आप इस बुक को सॉल्व करेंगे तो आपका लैंग्वेज पेपर में इसकी हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और लास्टली, अगर बीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें। तो आप किरण पब्लिकेशन की इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 2 गुना बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट में ना मैंने केवल 57 मिनट की पढ़ाई की है। बट देखिए 57 मिनट मैंने कंसंट्रेशन से पढ़ा तो आज मैंने पॉलिटी वाला पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद तो मैं किचन में आ गई थी किचन का काम करने के लिए। बट हाँ, मैं ना एक कमेंट को डिस्कस करना चाहूँगी। कल मेरे एक सब्सक्राइबर मैंने कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि दी पता है जब सब लोग नेगेटिव बोलते हैं तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, दिन भर उनकी ही बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है और वो गाड़ी आपको रोड में दिख जाती है। तो पहले वो गाड़ी कहाँ चल रही थी? रोड में। लेकिन बाद में ना जब हम घर आते हैं और दिमाग में सोचते रहते हैं कि अरे वो गाड़ी कितनी अच्छी थी, उस इंसान के पास है बट मेरे पास नहीं है। अब वो गाड़ी कहाँ पर आ गई? आपके दिमाग में आ गई है। तो वैसे ही होती है नेगेटिव बातें। बोलने वाले बाहर बोलते हैं, सिर्फ बाहर बोलते हैं, उनको बाहर ही रहने दीजिए। जब आप अपने दिमाग में उन सब चीज़ों को सोचते हैं तो अब वो इंसान ना आपके दिमाग में आ गया है और दिमाग में आने के बाद फिर यहाँ पर भी आपको नेगेटिव बोल रहा है। तो सोचिए कि इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर कितना ज़्यादा पड़ेगा। किसी को इतनी वैल्यू ही मत दीजिए कि वो इंसान आपके दिमाग में घुसकर आपको नेगेटिव बोल सके। चलिए फिर भी अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई और कंस्ट्रक्टिव काम करने में लग जाइए, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना तब तक आपका दिमाग जो है वो आपको परेशान करते रहेगा, नेगेटिव आपसे सोचवाता रहेगा। तो आप क्या कीजिए, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कीजिए। जैसे एक्सरसाइज करने में लग जाइए। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग जो उस समय नेगेटिव नहीं सोच पाता है, हमारा पूरा फोकस हमारी बॉडी पर होता है, तो हमें एक बहुत अच्छा स्केप मिल जाता है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई गेम खेलने लग जाइए। गेम में भी कौन सा गेम? चेस खेलने लग जाइए। अगर आप चेस खेलेंगे तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा और आप उन सब चीज़ों को भूल जाइएगा। अगर गेम भी नहीं खेल सकते तो कोई मोटिवेशनल बुक रीड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप मोटिवेशनल बुक रीड करते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें आपको पता चलती हैं और फिर आपको फील होता है कि अरे ये कितनी छोटी बात थी जिसके लिए मैं इतना परेशान हो रही हूँ। और अगर आप बुक भी नहीं पढ़ सकते ना तो कोई ऑडियो सुन लीजिए या फिर वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप अपने दिमाग को कहीं अच्छी जगह इन्वॉल्व करिएगा, किसी पॉजिटिव जगह पर लगाइएगा। तो जब नेगेटिविटी से हटने का ना केवल यही एक रास्ता है कि आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएँ। और जब आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में लगाते हैं तो ऑटोमेटिक जहाँ पॉजिटिव आता है वहाँ नेगेटिव नहीं रह पाएगा। देखिए अगर आपको नेगेटिविटी से बचना है या फिर लोग अगर कुछ कहते हैं उससे बचना है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है ना कि आप
कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़िए, क्योंकि जब तक आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं ना, जब तक आपके ज्ञान का स्तर ऊपर नहीं होगा, तब तक आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत परेशान करेगी। लेकिन जिस दिन आपकी नॉलेज एनहेंस हो जाएगी, आपको ह्यूमन नेचर के बारे में पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ, इनके पास मुझे देने के लिए केवल नेगेटिव चीज़ है तो ये हमें नेगेटिव दे रहे हैं, जिनके पास आपको देने के लिए पॉजिटिव चीज़ है वो आपको पॉजिटिव देंगे। तो ना तो अगर कोई आपको पॉजिटिव चीज़ कहे तो आपको घमंड खाना है, और ना ही कोई नेगेटिव चीज़ आपको कहे तो आपको सैड होना है। जिस दिन आप इस पर्सपेक्टिव को समझ लीजिएगा, उस दिन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें इफेक्ट करना बंद कर देंगी। मेरी ज़िंदगी अगर किसी एक हैबिट ने बदली है तो वो है बुक रीडिंग, क्योंकि जब आप बुक रीड करते हैं ना, तो देखिए कोई भी एक ऑथर है उस बुक को लिखने में 10 साल या 20 साल का अपना एक्सपीरियंस एक बुक में डालता है। सोचिए उस 10-20 साल के एक्सपीरियंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कितनी सारी चीज़ें पता चलती हैं। और यही रीज़न भी है मेरा मोटिवेटेड रहने का, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पर बुक्स पढ़ेंगे ना तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है कि लाइफ क्या है, हम कैसे सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं, हम कैसे नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं, कैसे अपने माइंड से अच्छा काम करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अभी एग्ज़ाम है तब भी हर दिन 2 पेज मोटिवेशनल बुक का ज़रूर पढ़िए। ये समझे ना, एक तरह से टॉनिक की तरह होता है जो कि आपकी लाइफ में आपको बूस्ट करता है, आपको एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। तो बस अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, सारा काम ख़त्म करने के बाद। और पता है, इतना काम ख़त्म करने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि मैं हमेशा बुक्स पढ़ती हूँ, मोटिवेशनल कंटेंट देखती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, इसीलिए मेरे अंदर एनर्जी थोड़ा हाई रहती है और मैं ना अपने माइंड को आराम से डायरेक्ट कर पाती हूँ उस जगह जहाँ मुझे करना चाहिए। तो अभी मैं सेकेंड स्टडी स्लॉट में पढ़ रही थी ज्योग्राफी। देखिए मैंने ना ज्योग्राफी का नोट्स बना लिया। 6, 7, 8 क्लास की बुक मैंने रीड की थी। क्लास 6 में तो नोट्स बनाने लायक ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं, बट 7th और 8th क्लास की बुक में ना बहुत कुछ है ज्योग्राफी में। स्पेशली अगर बिहार ज्योग्राफी की बात करें तो लास्ट के जो 2-3 चैप्टर्स होते हैं ना, वो केवल बिहार ज्योग्राफी से ही रिलेटेड होते हैं। तो मैंने उनसे ही नोट्स बना लिया है और इन नोट्स को अब मैं केवल रिवाइज़ करूँगी। अब मुझे दोबारा बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने नोट्स नहीं बनाया होता ना, तो अभी रिवीजन करते टाइम मुझे फिर से बुक खोलने की ज़रूरत पड़ती। और यही हैबिट है मेरी जो मुझे हमेशा एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा काम देती है। मैं क्या करती हूँ कि जब भी कुछ पढ़ती हूँ उसका शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ और फिर एग्ज़ाम टाइम में उन्हें ही रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने चली जाती हूँ। तो फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी। बस फाइनली मेरा सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है। और सेकेंड स्टडी स्लॉट में ना पहले मैं SCERT बुक के ज्योग्राफी का जो मैंने नोट्स बनाया था वो मैं रिवाइज़ कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन किया है। जैसे कल मैंने सातवाहन वंश तक किया था, तो आज उससे आगे जैसे सातवाहन वंश की संस्कृति पढ़ी है और गुप्त वंश का भी स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट किया है। और मैं हर दिन ज़्यादा नहीं कंप्लीट करती क्योंकि मेरा रिविजन पर ज़्यादा फोकस होता है। तो जो मैंने महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब पढ़ा था, उन सबको मैंने पीछे से एक बार ऐसे रिवाइज़ किया। फिर रिवाइज़ करने के बाद फिर सातवाहन वंश को रिवाइज़ किया, फिर सातवाहन वंश की संस्कृति रिवाइज़ की। तो ऐसे मैं रिवीजन कर करके पढ़ती हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको भी एंशिएंट हिस्ट्री टफ लगता है, जैसे मुझे जो भी चीज़ टफ लगता है उसको मैं नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर देती हूँ। जैसे पॉलिटी मुझे टफ लग रहा था तो मैंने उसको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर दिया कि हर दिन केवल 1 पेज पढ़ना है। तो वैसे ही इसको मैंने डिवाइड कर रखा है। तो अगर डिवाइड करके ही पढ़ूंगी तो मुझे लगता है 10 अगस्त तक मतलब एंशिएंट हिस्ट्री रिविजन कर करके अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जाऊँगी और रेस्ट करने के बाद मिलती हूँ आपसे थर्ड स्टडी स्लॉट में। थोड़े दिन मैंने रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद अब मैं जाऊँगी सेट सॉल्व करने के लिए। अभी ना जुलाई में मैं केवल हर दिन 1 सेट सॉल्व करूँगी, मीन्स कि 31 जुलाई तक हर दिन 1 सेट सॉल्व करूँगी। बट 1 अगस्त से मैं हर दिन 2 सेट सॉल्व करूँगी, 2 सेट फुल एकदम, क्योंकि मेरा यही टारगेट है कि जुलाई तक मैंने आपको कहा था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज़ करूँगी। और कुछ सिलेबस मान लीजिए बच भी जाता है तो उसको मैं 10 अगस्त तक कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद ना केवल रिविज़न, सिर्फ रिविज़न, क्योंकि 15 दिन आपको मिनिमम चाहिए रिविज़न करने के लिए। और ना जब भी आप सेट सॉल्व करते हैं तो उसको एनालाइज ज़रूर करिए। मैं तुरंत सेट सॉल्व करती हूँ तो तुरंत एनालाइज नहीं करती हूँ। तुरंत ना केवल मैं उन क्वेश्चंस को देखती हूँ जो कि मैंने मार्क किए थे बट मेरे गलत हो गए थे, तो उनको मैं तुरंत देख लेती हूँ। तो ऐसे वो मेरे दिमाग में रिटेन रह जाता है। बाकी जो क्वेश्चन मैं स्किप करती हूँ या फिर जो क्वेश्चन मैं नहीं बना पाती हूँ उनको मैं रात में 1 घंटा बैठकर देख लेती हूँ, अच्छे से समझ लेती हूँ और उसके बाद फिर सो जाती हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि मैथ्स में आज जो मैंने सेट बनाया है उसमें मैथ्स में मेरे केवल 1 क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं।
तो इसीलिए बहुत लोग ना कहते हैं कि आपको तो मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली देखिए किसी किसी का कोई कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए मेरा रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं मैथ्स और रीजनिंग पर ज़्यादा वर्क नहीं करती हूँ, मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सही होता है। मीन्स कि अगर मान लीजिए मैथ्स रीजनिंग का दोनों 40 क्वेश्चन मिला के दिया है तो मेरा उसमें 37-36 मार्क्स तो आ ही जाता है। तो 3 नंबर के लिए उतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ ना, तो हिंदी और इंग्लिश का जो है वो मैं सेट से ही सॉल्व करूँगी और उसी से अपने नॉलेज को इन्हांस करूँगी, क्योंकि उतना ज़्यादा मुझे पढ़ने का मन नहीं है हिंदी इंग्लिश, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स ही केवल लाना है आपको, वो क्वालिफाइंग पेपर है। मेन जो मेरा वीक सेक्शन है वो है मेरा जीएस, जिस पर कि मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और इसीलिए मैं केवल उसी सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए, आपका जो वीक सब्जेक्ट है आप उस पर वर्क करिए। मेरा वीक सब्जेक्ट जीएस है तो मैं उस पर वर्क करती हूँ। तो आज ना मेरे 79 क्वेश्चन सही हुए थे और 21 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। मीन्स कि आज मैंने अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें कि 79 सही और 29 रॉन्ग हुए हैं। फिर ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मतलब मुझे थोड़ा कम रेस्ट करना था, बट मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई थी। फिर अचानक से उठा तो देखा कि 4:30 हो गए हैं, तो फिर सोचा कि चलो अब नेक्स्ट पढ़ाई कर लिया जाए। तो बस नेक्स्ट स्टडीज़ थॉट में ना बायोलॉजी करने वाली हूँ और बायोलॉजी में बहुत सारे लेक्चर्स बचे हुए हैं और थोड़ा सा मैम डेप्थ में ही पढ़ाती है, तो इस समय मैं एनालाइज़ कर लेती हूँ कि मुझे कितना डेप्थ में पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। तो बस अभी बायोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड करूँगी और आज का जो टॉपिक था वो मानव रोग था। मानव रोग से रिलेटेड 3 लेक्चर्स हैं इसमें, जिसमें से कि एक मैंने कल ही अटेंड किया था, आज मैंने 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं। बायोलॉजी का मेरा यही रूटीन है कि जितना भी लेक्चर देखना है उसको उसी समय लर्न कर लेना है। बायोलॉजी में मैं पीछे से रिवाइज़ करके लर्न नहीं कर रही हूँ अभी बस जो देखती हूँ उसका नोट्स बनाती हूँ और बस उन्हीं को लर्न करती हूँ। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा ना, उस टाइम मैं 1-2 बार फिर से रिवाइज़ कर लूँगी। कुछ मेरी फ्रेंड्स ना मुझे मैसेज कर रही थी कि मैम मेरा मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, तो मैं क्या करूं। देखिए मॉक टेस्ट में अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है तो उसको देखकर आप डीमोटिवेट मत होइए। बस आप एक चीज़ करिए, मैं आपको यही कह रही हूँ कि रामबाण है SCERT की बुक्स। अगर आप SCERT की बुक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो मॉक टेस्ट में आपका चाहे जितना भी नंबर आए। देखिए मॉक टेस्ट जो है वो पूरे एग्ज़ाम पैटर्न पर है भी या नहीं ये हमें नहीं पता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो फर्स्ट टाइम हो रहा है ना टीचर का, तो इसलिए आप उसको देखकर हताश मत होइए। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो बस इतना करिए कि SCERT की बुक्स को रट जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि जो SCERT बुक पढ़ लेगा वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेगा। और ये देखिए आज आसमान बहुत सुंदर था तो मैंने उसका एक वीडियो क्लिक कर लिया। इसके बाद मैं लगी थी किचन के काम में। आज ना मैंने दोपहर में बर्तन नहीं साफ़ किए थे, तो अभी शाम में सबको धो ले रही हूँ, क्योंकि आज ना बहुत स्पेशल खाना बनाना है। आज मुझे बनाना है सेवई, आलू दम और पूड़ियाँ, तो इसमें भी थोड़ा मेरा टाइम तो लग ही जाएगा। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।